Hello friends, welcome to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology, and here we are studying all the topics of biology of class 10th and 12th. Today we are going to study about sexual reproduction of class 12th unit 1 topic 2. I request you all, if you like my content, please subscribe my channel and click on bell icon to get notification of all my upcoming videos. गाइज लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और जिसको भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है एंड आई विल क्लियर इट. और आज हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. गाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए. इसमें क्या होता है कि मेल्स के गैमीट्स और फीमेल के गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं और एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं. ये ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है. और फीमेल और मेल गैमीट्स जो होते हैं वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. ये दोनों के गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं जो कि जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है डेवलपमेंट होकर जिससे डेवलपमेंट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ये एक इलेबोरेट, कम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप ये टॉपिक अपने एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो. अब बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स. इससे क्या होता है कि फीमेल और मेल के जो गैमीट्स होते हैं उसके फ्यूजन की वजह से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो चाइल्ड होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि हाफ पोर्शन पेरेंट का मेल का यूज होता है और हाफ पोर्शन जो है फीमेल का यूज होता है, जिसकी वजह से एक मिक्सचर क्रिएट होता है जो कि बिल्कुल सेम आइडेंटिकल या मेल या फीमेल के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, वो दोनों के मिक्सचर से बनता है. इसलिए दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. A study of diverse organisms, plants, animals or fungi shows that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they have shared a similar pattern. Let us first discuss what features are common to their diverse organisms. जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, उनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो उनकी फिजियोलॉजी होती है, ये बहुत डिफरेंट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. फिर भी ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सेम पैटर्न के होते हैं. इसके बारे में हमने अब आगे पढ़ना है. गाइज सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ. सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रोथ की एक ऐसी स्टेज तक पहुंचना होता है, वहां एक मैच्योरिटी स्टेज भी आती है जिसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली, ठीक है. एक ऐसी लाइफ में एक स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, जिससे पहले उसे ग्रोथ करके अपने आप को डेवलप करके उस स्टेज तक पहुंचाना होता है, तभी उस रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. इस जो ये पूरा ये डिस्टेंस होता है, ये जो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स के केसेस में इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक है. ये जो फेज है ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, ठीक है. अब ह्यूमन बींग्स का देखिए 13 to 14 एज तक, 15 एज तक क्या होता है कि उससे पहले वाली जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद की फेज को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं. तो ऐसा ही हर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिससे पहले उसे ग्रोथ करके उस स्टेज तक पहुंचना होता है, ठीक है. जैसे ही जुवेनाइल फेज जो है, वेजिटेटिव फेज एंड होता है, वो अभी हम प्लांट्स की बात करें, उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स जैसे ही इसका एंड होता है तो रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग हो जाती है. इसे हम देख सकते हैं जैसे हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें जब फ्लावरिंग होती है तो वो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, क्योंकि उन्होंने तब रिप्रोड्यूस करना होता है, अपने फ्रूट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, तब वो फेज जो होता है उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है. आप अपने एरिया के कुछ ट्रीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या ये एवरी ईयर, एवरी मंथ ऑफ द ईयर क्या वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? क्या उनके एवरी मंथ जो है वो फ्लावरिंग होती है क्या उनमें, या सीजनल फ्लावरिंग होती है? ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हर एक प्लांट का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फेस होता है, रिप्रोडक्टिव फेस होता है और टाइम पीरियड होता है. आप देख सकते हैं हमें मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स ये जो है ये सीजनल होते हैं. हमें
एवरी ईयर एवरी मंथ ऑफ द ईयर नहीं मिलते हैं, ये सीजनल होते हैं, हमें साल में कुछ महीनों के लिए मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते हैं। तो ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनका फेस आता है, रिप्रोडक्टिव फेस आता है, तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। जब उनका फेस नहीं होता है तब वो ये चीज फ्लावरिंग नहीं करते और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो एनुअली होते हैं, एनुअली होते हैं और बाई एनुअल टाइप्स होते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है प्लांट्स जो है साल में एक बार अपना रिप्रोडक्टिव फेज क्रॉस करेंगे, एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। बाई एनुअल होते हैं जिससे कि पता चलता है कि 1 ईयर में उन्हें 2 टाइम्स ये करना होता है। ठीक है, 2 टाइम्स हमें फ्रूट प्रोवाइड करने होते हैं। प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा जो पेरिनियल स्पीशीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि पेरिनियल स्पीशीज में होता है वो ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही, ये पेरिनियल स्पीशीज है, वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो फेस होता है इसे डिफाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ फ्लावर्स जैसे बम्बस स्पीशी है, ये अपने होल लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं 50 to 100 ईयर्स के बाद। ठीक है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं और डाई हो जाते हैं। ठीक है। अनदर प्लांट हो गया नीला कुरंजी। ये जो प्लांट है ये अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है एवरी आफ्टर द बर्थ ऑफ 12 ईयर्स। जब ये प्लांट ग्रो होता है उसके 12 ईयर्स के बाद ही ये प्रोड्यूस करता है। अगर वो लॉन्ग टाइम लाइव रहता है तो वो एवरी 12 ईयर्स के बाद ही प्रोड्यूस करता है, या तो लाइफ में एक बार करेगा 12 ईयर्स के बाद, या एवरी 12 ईयर्स के बाद वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। Its mass flowering transpiration large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted large a number of tourists. आपने देखा होगा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में एक फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज में बहुत ज्यादा फ्लावर्स होते हैं। वो क्या एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है, जिससे जो कि लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अब हमने देखना है एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल्स में क्या होता है कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव हमारा फेज आता है उससे पहले ही मॉर्फोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में। जैसे ही जुवेनाइल फेज का एंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है, पर उसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये यहाँ भी वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अब अमंग एनिमल्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर? क्या वो पूरे साल में एग ले करते हैं? नहीं, वो एक सीजनल फिनोमेना होता है। ठीक है। और क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग्स, लेजर्स होते हैं, क्या ये भी एवरी ईयर, एवरी मंथ ऑफ द ईयर एग्स ले करते हैं या बर्थ करते हैं ऑफस्प्रिंग्स में? ये भी हमें नोटिस करना है। एंड अनदर बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीजनल एग ले करते हैं, कुछ करते हैं डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ होते हैं वो मंथली बेसिस पे करते हैं, कुछ होते हैं वो इन लाइफ में वंस टाइम ही करते हैं। ये डिफर करता है एवरी ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। लेकिन लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बिकॉज देखिए अब हेंस हैं जो, वो क्या है कि वो वैसे तो लाइफ में एक ईयर में सिर्फ 12 टाइम्स ही उनको एग ले करना होता है अपने नेचुरल साइकिल में, बट ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए उन्हें इंड्यूस किया जाता है कि वो डेली बेसिस पर 1 एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमें उन्हें इंड्यूस करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए उन्हें एग ले करने के लिए फोर्सफुली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities, ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. जो भी placental mammals होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, उनमें क्या होता है कि उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, इनमें साइक्लिक चेंजेस होता है। ठीक है। हर एक साइकिल में जब उन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है तो उनके पूरे साइकिल में कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि नॉन प्राइमेट मेंबर्स होते हैं लाइक काउस, शीप्स, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स, इनके इस साइकिल को, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, इनके इस साइकिल को कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है।
वाइल इन प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। अब कुछ मैमल्स होते हैं जो कि नेचुरल और वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनके भी साइकिल्स होते हैं। अब जो उनके साइकिल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं, उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है वो फेवरेबल सीजन पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्हें सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब कुछ मैमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस दे आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और कुछ मैमल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, एवरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में वो रिप्रोडक्शन करते हैं और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ग्रो करते हैं, फर्स्ट तो जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, और जुवेनाइल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है कुछ ईयर्स का, मतलब वो डिपेंड करता है, डिफर करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक फेज आता है जिसको ओल्ड एज फेज भी कहते हैं। ठीक है, सेनेसेंस फेज भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आदमी ग्रो करता है तो हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो ओल्ड हो गया है, क्योंकि उसका क्या होता है, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज होता है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है उसके बाद वो ओल्ड फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, इस फेज को भी, ये लाइफ का एक लास्ट फेज होता है। एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। ओल्ड एज जो है लास्ट में डेथ की तरफ लास्ट स्टेज हो जाता है, उसके बाद लीड्स टू डेथ हो जाता है। ठीक है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में क्या होता है, हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पूरे फेज को कंटिन्यू करने के लिए, जुवेनाइल टू रिप्रोडक्टिव टू ओल्ड फेज। ठीक है, हार्मोन्स मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavior expression of organisms. ये हार्मोन्स ही होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव फेज को रेगुलेट करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गाइज, अब हमने पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। मैच्योरिटी के बाद क्या होता है कि आज सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, आज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, एक सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन पार्ट्स जो है हर एनिमल्स में, हर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं, बट ये मेन जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होती है, जैसे कि आपको बताया गया। उसके बाद बनता है जाइगोट और उसके बाद बनता है एम्ब्रियो। ये सीक्वेंस हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ठीक है, अब फॉर कन्वीनियंस दीज सिक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, 3 स्टेजेस में कैटेगराइज हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब हमने इन डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। ठीक है गाइस, अब हमने पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये वो इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये स्टार्टिंग स्टेज वाला इवेंट होता है जिसमें कि अभी फ्यूजन नहीं हुआ होता। ठीक है, द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। सबसे पहले क्या होता है, गैमीट प्रोड्यूस होते हैं अपने मेल्स के अलग और फीमेल्स के अलग, गैमीट्स को प्रोड्यूस करने को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और गैमीट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह में फ्यूजन करने के लिए। अभी फ्यूजन नहीं हुआ, फ्यूजन से पहले वाली जो प्रोसेस होती है उसे प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट। जैसे आपको अभी बताया, मेल एंड फीमेल के अपने अपने गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अपने अपने गैमीट्स को की प्रोडक्शन के लिए, फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमीट्स जो है हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इन सम एल्गी 2 गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। एल्गी में क्या होता है कि दोनों गैमीट्स जो होते हैं, द 2 गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, एल्गी में क्या होता है कि जो दोनों के गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल के गैमीट्स होते हैं, वो फिजिकली सिमिलर होते हैं और उन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल का गैमीट है और कौन सा फीमेल का गैमीट है। जो गैमीट्स दोनों फिजिकली अपीयरेंस में सेम होते हैं उन्हें हम
होमोगेमीट्स कहते हैं, जिनको आइसोगेमीट्स भी कहते हैं। होमोगेमीट्स जिनको हम आइसोगेमीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लीजिए, जिसमें एक मेल का गेमीट है, दूसरा फीमेल का गेमीट है, पर दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। इनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का है। ठीक है, however in the majority of sexual reproductive organisms the gamete produced are of two morphological distinct types। अब जैसे कि ये सेम है, और कुछ में क्या होता है कि दोनों, मोस्टली में ही होता है कि दो गमीट्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के, वो मॉर्फोलॉजिकल अलग होते हैं। ठीक है, उन्हें देखने से कैटेगराइज किया जा सकता है कि कौन से मेल का है और कौन सा फीमेल का है। अब उस टाइप के गमीट्स को कहते हैं हेटेरोगमीट्स। ठीक है, इन सच ऑर्गेनिज्म, और वैसे ऑर्गेनिजम्स में जिनके दोनों के गमीट्स अलग अलग होते हैं, उसमें मेल के गमीट्स को कहते हैं एंथेरोजॉइड्स और स्पर्म। ठीक है, और फीमेल के गमीट्स को कहते हैं एग और ओवम। ये आप देख सकते हैं, ये है एग और ये है स्पर्म। ठीक है, एग और ओवम, इसको कहते हैं एंथेरोजॉइड और स्पर्म। ठीक है, ये मेल के गमीट्स है और ये फीमेल के गमीट्स है, यहाँ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। Sexual reproduction in organisms generally involve the fusion of gametes from two different individuals, but this is always not true। इसमें सेक्सुअलिटी में क्या होता है कि हमने आपको बताया भी है कि इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ gametes होता है ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता। ठीक है, ऑफ कोर्स citing such example in plants is easy। अब ये मोस्टली केसेस जो है वो प्लांट्स में होता है, जिसमें टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो नहीं होते, क्योंकि एक ही प्लांट में, फॉर एग्जांपल, आप अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि पोलन्स एक में ही होते हैं, फ्लावर भी उसी पेड़ में होते हैं, और वो ही उसी पेड़ के पोलन्स उसी प्लांट के फ्लावर्स में जाके डिपॉजिट होते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाती है। बट उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म तो सेम है, इंडिविजुअल तो सेम है, इसलिए सेक्सुअलिटी ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर सेम इंडिविजुअल से। ये हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Plants may have both male and female gamete structure in the same plant। ठीक है, बाइसेक्सुअल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल्स और फीमेल गमीट्स एक ही पेड़ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे स्पर्म और एग होता है, वो एक ही पेड़ पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और जो प्लांट्स जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, जैसे एक पेड़ पर फ्लावर होगा और दूसरे पेड़ पर पोलन और स्पर्म होंगे, डिफरेंट होंगे, उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बहुत सारे फंजाई और प्लांट्स में क्या होता है, टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनिशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। सेम ही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं, और जिनमें एक प्लांट पर एक सेक्स होता है, दूसरे प्लांट पर दूसरा सेक्स होता है, उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। वैसे ही एल्गीज में क्या होता है, फंजाई और दूसरे प्लांट्स में क्या होता है, कुछ डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें बाइसेक्सुअल वर्ड यूज नहीं किया जाता। बाइसेक्सुअल की तरह जगह यूज किया जाता है मोनिशियस, और यूनिसेक्सुअल की जगह किया जाता है डायोशियस। इसको मोनिशियस को होमोथैलिक भी बोलते हैं, डायोशियस को हेटेरोथैलिक भी बोलते हैं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, दैट इज बियरिंग स्टेमन्स, व्हाइल इन फीमेल इज पिस्टलेट और बियरिंग पिस्टल्स। अब जैसे कि आपको बताया, ह्यूमंस में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं। ह्यूमंस के में मेल्स में स्पर्म होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं, नाम है। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें जो मेल फ्लावर होता है उसके पास स्टेमिनेट होता है। जैसे ह्यूमन में मेल्स के पास स्पर्म होता है, वैसे ही प्लांट्स में मेल्स के पास स्टेमिनेट होता है, जो कि स्टेमन्स बियर करता है, जिसके पास स्टेमन्स होते हैं। और फीमेल्स जो होती हैं वो पिस्टलेट होती हैं, जिनके पास पिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये जैसे ओवम होता है, इनके पास पिस्टल्स होते हैं, और जैसे मेल्स के पास, ह्यूमंस में मेल्स के पास स्पर्म होता है, वैसे इनके पास स्टेमन्स होते हैं। ठीक है, इन सब फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल और सेपरेट इंडिविजुअल। ठीक है, ये वही सेम है कि सेम प्लांट्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल पे भी हो सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मोनिशियस प्लांट्स आर क्यूकरबिट्स एंड कोकोनट्स, एंड ऑफ डायोशियस प्लांट आर पपायास एंड डेट प्लांट। मोनिशियस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुकरबिट्स एंड कोकोनट, एंड डायोशियस की एग्जांपल है हमारे पास पपाया एंड डेट पाम। ठीक है, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? अब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। आर इंडिविजुअल और स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल,
और आर दे स्पीशीज पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में भी क्या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की कंडीशन होती है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज हम आगे देखेंगे। अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं बाइसेक्सुअल की। ठीक है, ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं, बाइसेक्सुअल एग्जाम्पल्स हैं जिनमें मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है एक इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्ज में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं। टेपवॉर्म में भी, लीच में भी। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को, ऊपर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे एनिमल्स को हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और जो कॉकरोच है ये यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसके जो कॉकरोच होता है वो उसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल स्पीशी होती है। ठीक है गाइस, अब हमने सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन करना है। सेल डिवीजन कैसे होती है, जैसे ही जो गैमेट फॉर्मेशन है उसमें सेल डिवीजन कैसे होती है। अब गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज, हेटेरोगैमेटिक आपने ये पढ़ा है, जो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं ना, हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। ठीक है, गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज, जैसे कि मेल और फीमेल जो है डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकल भी डिफरेंट होते हैं। वो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं थ्रू पेरेंट्स। अब जो गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते हैं पर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं आइदर बाय हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पेरेंट्स। अब पेरेंट उनके हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड पेरेंट्स से वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, हैप्लॉइड पेरेंट्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट्स जो है हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू माइटोटिक डिवीजन, और डिप्लॉइड पेरेंट्स जो हैं वो अपने हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मियोसिस। ये चीज आप प्लीज याद रखें। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रेयोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये जो पेरेंट्स हैं ये हैप्लॉइड बॉडी होती है इनके पास, ये थ्रू माइटोटिक डिवीजन के अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। बट बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये डिप्लॉइड होते हैं और ये थ्रू मियोसिस के अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन होती है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होगी तभी ही डिप्लॉइड पेरेंट्स जो है अपने हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। वैसे तो आपने मियोसिस और माइटोसिस के बारे में क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे आप रिकॉल भी कर सकते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेवरल स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको मियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल का स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसको मियोसाइट बोलते हैं, जो कि मियोसिस, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है, जो कि मियोसिस अंडरगो करता है। मियोसिस की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती है और मियोसिस के एंड में वन सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है मियोसिस और माइटोसिस के बारे में अपनी 11th की बुक में वापस पढ़ सकते हैं। गैमेट ट्रांसफर, अब हमने गैमेट ट्रांसफर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब क्या होता है, फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स को फिजिकली पास लाना होता है। इन दोनों को फ्यूज करने के लिए पास में तो लाना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होंगे और फ्यूजन होगी और फिर हमारा जाइगोट बनेगा। ठीक है, इन अ मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो ओवम होता है वो फीमेल में स्टेशनरी होता है, एक जगह पर ही होता है, बट स्पर्म जो है वो मेल ऑर्गेनिज्म से ट्रेवल करता हुआ फीमेल के अंदर आता है, तभी फ्यूजन होती है। ठीक है, एक्सेप्शन आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे फंजाई और कुछ एल्गी में एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें बोथ गैमेट्स जो ओवम और स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं। देयर इज द नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। इसलिए एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो मूव करके ओवम के पास पहुंचे। ठीक है, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। सेवरल सिंपल प्लांट्स में क्या होता है, लाइक एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि वाटर जो है वो एक मीडियम बनता है जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ एक स्पर्म्स एक मेल ने प्रोड्यूस किए वाटर में और वो वाटर के थ्रू ट्रेवल कर करके जहाँ कहीं फीमेल होगी वहां जाके पहुंचेंगे और वो फीमेल उन्हें कंज्यूम करके अपने ओवम से फर्टिलाइज करवा देगी और वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स।
और ऐसे ही ये तो एक कोइंसिडेंस प्रोसेस हो जाती है जिसमें ये रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ बहुत नंबर ऑफ मेल गैमीट्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने फीमेल गैमीट्स तक पहुंचने में। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमीट्स। इसीलिए इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो मेल्स है वो लार्ज नंबर में अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल बहुत कम प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है क्योंकि मेल्स का ही स्पर्म ट्रांसपोर्ट होकर फीमेल तक पहुंचते हैं और मोस्टली केसेस में मेल्स के गैमीट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं अपने फीमेल तक पहुंचने में। इन सब सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स। अभी मैंने लास्ट टॉपिक समझाते हुए मैंने आपको समझाया था कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल गैमीट्स को ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे आपने डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा, आपने व्हीट देखी होगी, मेज देखी होगी, मेज के ऊपर आपने मक्की के साथ साथ ऊपर डस्ट पार्टिकल्स का भी देखा होगा। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट से ग्रेन्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उनमें मेल गैमीट्स होता है। ये मेल गैमीट्स जो हैं ये पोलन ग्रेन्स जो है उनको ट्रेवल करवाता है, फीमेल ओव्यूल तक पहुंचाता है, जो कि एंथर पर प्रेजेंट स्टिग्मा पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, प्लांट का एक पार्ट होता है एंथर जिसके ऊपर वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर, जहां पर स्टिग्मा फीमेल पार्ट है जिसमें ओव्यूल होता है। ठीक है, और जब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से प्रोड्यूस होकर स्टिग्मा में जाके ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल वो होता है जो एक ही प्लांट पर दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होता है, अपने ही पेड़ के पोलन ग्रेन्स को अपने ही पेड़ के ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन कराना होता है, जैसे कि पीज हो गया। Transfer of pollen grains to the stigma is relatively easier as anther and stigma are located close to each other. इसमें easy इसलिए होता है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के पास होते हैं। एक ही पेड़ पर अगर एंथर होगा, एक ही पेड़ पर अगर स्टिग्मा होगा, दोनों प्रोड्यूस अपने रिप्रोडक्टिव अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और एक ही पेड़ में ट्रांसफर करना ईजी होता है। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जैसे ही अगर शेड होते हैं, अगर जैसे ही शिवर करेंगे उनके ऊपर से वो डस्ट पार्टिकल हिलेगा, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो जैसे ही शेड होंगे और सीधा ही स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को जैसे ही पोलन ग्रेन्स वहां से शेड ऑफ होते हैं और स्टिग्मा पर आके रुकते हैं फर्टिलाइजेशन को, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करती है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब्स कैरी द मेल गैमीट रीच टू द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज द मेल गैमीट नियर द एग। इसमें क्या होता है, ये आप जो इसका ओव्यूल स्ट्रक्चर है ये आप पढ़ेंगे बाद में। पोलन ग्रेन्स जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट हो जाता है, वहां जाके स्टिक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पोलन ट्यूब्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन जो है वो एक ट्यूब जनरेट करने लग जाता है और वो क्या करता है मेल गैमीट्स को वहां पर लेके जाता है ओव्यूल तक और ओव्यूल के पास जाके मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, अब डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है, डायोशियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है डिफरेंट इंडिविजुअल पर होते हैं, जिसकी वजह से द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ गैमेट ट्रांसफर। इसलिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे गैमेट ट्रांसफर हो। ठीक है, अब मेल्स के गैमेट्स को फीमेल के गैमेट तक पहुंचना है तो एक प्रोसेस तो होगा ही जो जिसमें इसको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब प्लांट्स में तो पॉलिनेशन होता है, ह्यूमंस का या फिर एनिमल्स का भी तो कुछ एक प्रोसेस होता होगा। Successful transfer and coming together of gametes is essential for most critical events in sexual reproduction called fertilization. अब एक सक्सेसफुल ट्रांसफर होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि गैमेट्स जो है एक दूसरे के पास आकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइज। अब ये फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप प्लीज जो आपने पढ़ लिया है उसे रिवाइज कीजिए और कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।